हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस और अन्य रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है और सीरीज नंबर ये 78 है। 78 के पहले का भी सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। इसके पहले की क्वेश्चन हम शुरू करें फ्रेंड्स, अगर केसरिया कमीशन क्लास या केसीसी के ऑफिशियल साइट पर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो साइट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला एग्जाम के अपडेट के लिए या आने वाला एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन को देखने के लिए और उसका रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दिया कीजिएगा। अगर पीडीएफ इसका लेना है तो इसके पहले का पीडीएफ जो भी है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जो कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम हर सेट प्रैक्टिस में प्रयास करते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डालने का प्रयास करें और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन को डालने का पूरा प्रयास करते हैं और उसका सॉल्यूशन रिवीजन जरूर देखने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई कमी रह जाता है तो निश्चित तौर पर हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको सुधार करने का पूरा कोशिश करेंगे। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर सेट का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। केवल सुनते चलेंगे रिवीजन के तौर पर। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश की स्थापना कुजिल कटफिसेस नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। कुजिल कटफिसेस के द्वारा किया गया था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा में से एक था, सबसे प्रतापी राजा था। क्लियर। कनिष्क की बात किया जाए तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में होता है और अपने राज्याभिषेक के अवसर पर ही कनिष्क ने एक संवत को चलाया था जिसे शक संवत के नाम से भी जाना जाता है। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था जिसे अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जारी किया था। ध्यान दीजिएगा, कनिष्क जो था उसके दरबार के कई विभूति थे, जैसे अश्वघोष, वसुमित्र, पाशर्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक। ये सभी कनिष्क के दरबार के विभूति हुआ करते थे। तो थोड़ा सा कनिष्क के दरबार वाला विभूति लिख लेंगे। कनिष्क के विभूति जो हुआ करते थे उसके बारे में लिख लेंगे। तो अश्वघोष, वसुमित्र, पाशर्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक, ये सभी कनिष्क के दरबार के विभूति हुआ करते थे। अश्वघोष की ओर ध्यान देंगे तो इन्होंने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना किया था, जिन्हें बौद्धों का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना किया था और वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना किया था, जिसे बौद्ध का विश्व कोश कहा जाता है। वसुमित्र के द्वारा लिखित जो पुस्तक है, ध्यान देंगे, महाविभाष सूत्र है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान देंगे, कनिष्क जो थे अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, पहले ही बता दिए, 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान समय में हमारे कैलेंडर शक संवत पर ही आधारित है और हमारा राष्ट्रीय पांचांग जो है वो शक संवत के रूप में जाना जाता है। कनिष्क के दरबार में जो चिकित्सक हुआ करते थे, राज चिकित्सक, वो चरक हुआ करते थे और इन्हीं के चरक के द्वारा ही लिखित पुस्तक जो है वो चरक संहिता है, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। क्लियर है। अश्वघोष ने सूत्रालंकार, ललित विस्तार, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र जैसे पुस्तकों की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी ध्यान देंगे, एजिलियोस कनिष्क के दरबार में सिविल अभियंता के पद पर मौजूद थे। इसके अलावा ध्यान देंगे, यह सिविल अभियंता जो एजिलियोस
एजिलियोस, जो कनिष्क के दरबार में एक अभियंता थे, जिसे सिविल अभियंता यानी कि इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने तक्षशिला में 13वें मंजिल लकड़ी के भवन को बनाने का काम किया था। क्लियर है। मथर भी तो जो था वो कनिष्क के दरबार में एक राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? अब ध्यान दिया जाए, हिमालय जो है उसको मुख्य रूप से भौगोलिक विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए हिमालय को, तो मुख्यतः इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय और चौथा ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, हिमाचल हिमालय जो दूसरा यानी मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इसे ही लघु हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय भी इसे ही कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि नेपाल में महाभारत श्रेणी और भारत में धौलाधर श्रेणी के नाम से भी इस हिमालय को जाना जाता है। केवल सुनते चले रिवीजन के तौर पर, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय भी इसे कहा जाता है। अगर ध्यान दिया जाए तो नेपाल में इसी हिमालय को महाभारत श्रेणी और भारत में धौलाधर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। इसी हिमालय में प्रमुख पर्यटक स्थल जो है वो मसूरी, नैनीताल, शिमला, देहरादून, रानीखेत, ये सभी पर्यटक स्थल होते हैं। महान हिमालय जो है एवं मध्य हिमालय, अब पहले सबसे पहले महान हिमालय आता है, उसके बाद मध्य हिमालय। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कई सीमांत घाटी पाया जाता है, जिसे महान सीमांत दरार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फर्स्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो मध्य हिमालय जो है वो उसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इस हिमालय की विशेषता यह है कि जो वन पाया जाता है इस हिमालय में, हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय में, वह कोणधारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ की विशेषता लिखेंगे, कोणधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में, इसी कोणधारी वन को जम्मू कश्मीर में ध्यान दिया जाए, इसी कोणधारी वन को जम्मू एंड कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, इसी कोणधारी वन को। इसके अलावा उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से भी इसी कोणधारी वन को इसी क्षेत्र में कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा चलते हैं, तो सबसे पहला जो भौगोलिक विभाजन हिमाद्री हिमालय आता है। इस हिमालय को महान हिमालय, इस हिमालय को महान हिमालय या इसे ही हिमाद्री हिमालय या इसे ही आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय कहा जाता है। आंतरिक या बृहद हिमालय के नाम से हिमाद्री हिमालय को जाना जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय जो है, इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा पर्वत तक स्थित होता है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर ध्यान दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट होता है, और इस पर्वत को नेपाल में सागर माथा या पर्वतों की रानी या फिर गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि तिब्बतियन भाषा में देखा जाए तो हिमाद्री हिमालय को चामोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब चलते हैं तीसरा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है यह हिमालय का सबसे नवीनतम भूभाग होता है। सबसे प्राचीनतम कौन? हिमाद्री। प्राचीनतम हिमाद्री होता है, जो कि पूरी तरीका से बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहां जाना लगभग संभव नहीं है। लेकिन शिवालिक हिमालय जो है यह सबसे नवीनतम, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग होता है। इस भाग का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इस हिमालय का विस्तार पंजाब के पोतवार मैदान से लेकर कोसी नदी घाटी तक फैला हुआ है। इस हिमालय को हिमालय पदीय पर्वत, ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। फुट हिल्स ऑफ
हिमालयाज, हिमालयाज के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी पर्वत पदीय हिमालय के नाम से भी इस पर्वत श्रेणी को या इस शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। क्लियर है? शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई के नाम से जाना जाता है और हिमालय की चौथी जो श्रेणी है वह है तिब्बतियन हिमालय या ट्रांस हिमालय। क्लियर? लेकिन चौथा में दिया हुआ है सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वतमाला की चोटियों में से एक है सह्याद्री हिमालय। सह्याद्री हिमालय 3 भाग में बटा होता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बटा हुआ होता है। क्लियर? तो आपका जो आंसर बनेगा हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी होती है, तो वो होती है हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय इसी को कहा जाता है और इसी में सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट मौजूद होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह को पंपास भी कहा जाता है। तो चारागाह को पंपास के तौर पर देखेंगे तो विश्व के कई प्रकार के घास के मैदान या चारागाह के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 2 घास के मैदान विश्व स्तर पर पाए जाते हैं। 2 भागों में बटे होते हैं विश्व के घास के मैदान। पहला जो होता है उष्ण कटिबंधीय उष्ण और दूसरा जो होता है वह शीतोष्ण होता है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। 2 भागों में विश्व का घास का मैदान बटा हुआ है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है इसका विस्तार अगर देखा जाए तो गोलार्ध में कर्क और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। कर्क से मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान उसे कहा जाता है जो दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, उष्ण घास का मैदान जो होता है वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अफ्रीका में के सहारा मरुस्थल में इसे सवाना कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना में, जो उत्तरी अफ्रीका में है, सवाना में सहारा मरुस्थल में, यहां ध्यान रखेंगे, सहारा मरुस्थल में जो उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है, सहारा मरुस्थल में सवाना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी ध्यान देंगे, वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, श्रीलंका में पटाना और ऑस्ट्रेलिया में पोर्टलैंड के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेंगे, वेनेजुएला में लानोज, इसके अलावा ब्राजील में कंपोज, ब्राजील में इसे कंपोज, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। श्रीलंका में पटाना कहा जाता है, पटाना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इसे पार्क लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके अलावा शीतोष्ण घास के मैदान को देखा जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र जो घास का मैदान होता है उसे शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। इसे भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए में इसे प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरीज कहा जाता है। एशिया के साइबेरिया क्षेत्र जो होता है, रूस में इसे अस्टेपी कहा जाता है, अस्टेपी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में इसे बेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना में पंपास, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में
जो कालाहारी मरुस्थल है उस क्षेत्र में इसे बेल्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटबरी है। न्यूजीलैंड में कैंटबरी के नाम से शीतोष्ण घास के मैदान को जाना जाता है। तो यहां पे आपसे पूछा चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो पंपास जो होता है वह कहां के क्षेत्र को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महादेश है, दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है अर्जेंटीना, और इस अर्जेंटीना में इस घास के मैदान को पंपास के नाम से शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देशी रियासत जो थे, स्वतंत्रता के पहले देशी रियासत 563 वो देशी रियासत थे, जिसके एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथी बीपी मेनन को जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देशीकरण किए थे, यानी देशों का, रियासतों का एकीकरण करने का काम किया था। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसे लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि 31 अक्टूबर, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर का डेट याद रखेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, 30 ग्राम कार्बन है 30 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाना है, तो ध्यान देंगे पहले कार्बन को जलाना है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो कार्बन का 12 है। ऑक्सीजन का कितना है? तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन का 16 है और यहां ऑक्सीजन के कितने अणु? 2 अणु है। इसका मतलब है कि 16 दूनी 32 ग्राम, 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन और कार्बन 12 ग्राम बराबर क्या बनता है? CO2 बनता है, जो कि कितना हुआ? टोटल द्रव्यमान कितना हुआ? 44 ग्राम हुआ। क्लियर? अब चूंकि 1 ग्राम में 44 बट्टा कार्बन को जलाना है तो 12 हो जाएगा। इसलिए अब कितना कार्बन को कितना ग्राम कार्बन है? ये तो 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो अब 30 ग्राम है कार्बन 30 ग्राम कार्बन को जलाना है तो निकलेगा 44 बट्टा 12 गुने 30। अब इसको अगर हम काटते हैं 11 चौ 44 और 3 चौ 12, 10 या 30 बराबर 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 वाट का एक उपकरण है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो पहले ध्यान देंगे 30 वाट यानी पावर आपका कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 30 वाट। क्लियर? पावर है। और वोल्टेज कितना मिल रहा है? वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब इसको धारा कितना, आई कितना होगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रवाहित होगा, ये आपको निकालना है। तो फॉर्मूला से याद रखेंगे, आई बराबर होता है P बट्टा V। P का मान 30 दिया हुआ है और V का मान 12 दिया हुआ है। इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता कौन रहा है?
75वां संतोष ट्रॉफी खिताब। तो 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता जो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब का विजेता केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल रहा है। और यह उप विजेता यानी डिफीट किसको किया? पश्चिम बंगाल को डिफीट करके 75वां संतोष ट्रॉफी का खिताब केरल ने अपने नाम कर लिया है। क्लियर? केरल ने अपने नाम किया है 75वां संतोष ट्रॉफी। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से? तो फुटबॉल खेल से है। अब ध्यान रखेंगे केरल जो यह विजेता बना, जीता 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब, यह कैमी बार है इसकी? तो 7वीं बार इसका विजेता बना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आयोजन कब हुआ? 2022 में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस योजना का संबंध बिहार से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है। बिहार से रिलेटेड योजनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। घर तक फाइबर योजना, घर तक फाइबर योजना जो है वह बिहार से रिलेटेड मुख्य योजना में से एक योजना है। इस योजना को 2020 के नाम से, घर तक फाइबर योजना 2020 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत जो हुई थी 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार से इसकी शुरुआत किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत इसका कब हुआ? तो 21 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत बिहार से ही किया गया था। उद्देश्य इसका क्या रहा था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो 45,945 गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना, यही है हर घर तक फाइबर योजना। तो आप याद रखेंगे इंटरनेट सुविधा गांव तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट सुविधा का एक योजना है जिसे घर तक फाइबर योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2020 को पटना से इसकी शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील करता है, यही अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। तो प्यार का पौधा अभियान यानी प्यार के रूप में, उपहार के रूप में आप पौधा दें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को किया गया था। 1 अप्रैल 2021 को इस बाल हृदय योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 योजना के तहत दिया गया सुविधा था। यह सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया गया था। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था बाल हृदय योजना के तहत किया गया था। हृदय में छेद वाले बच्चे को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना। तो इनमें से सभी जो है वो बिहार की योजनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 82, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड, कल भी इसके बारे में बताए थे। 1860 ईस्वी में इंडियन पीनल कोड की शुरुआत किया गया था। इसमें धारा 82 को जोड़ा गया और उसमें कहा गया है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के कोई भी बच्चा
अगर कोई किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो वह अपराध समझा जाएगा, अगर 7 वर्ष से नीचे है तो उसे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं समझा जाएगा। ये इंडियन पिनल कोड धारा 82 कहता है। क्लियर? तो इंडियन पिनल कोड की स्थापना 1860 ईस्वी में किया गया था। अब ध्यान देंगे 1872 ईस्वी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया था। सन 1882 ईस्वी में संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1908 ईस्वी में सिविल प्रक्रिया संहिता, प्रक्रिया संहिता को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा होता है पृथ्वी पर? यहां पर इसका शब्द है पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद अधिकतम मूल तत्व कौन सा होता है? तो हमारा पृथ्वी का धरातल जो है ना वो 98% हिस्सा, पृथ्वी के धरातल का 98% हिस्सा जो है वो मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन सा है ध्यान रखेंगे, ऑक्सीएलो, ऑक्सीएलो और कैसोपोमे, कैसोपोमे। ये 2 ट्रिक याद रखेंगे। 4 गो तत्व से मिलकर बना हुआ है हमारे पृथ्वी का क्रस्ट, यानी ऊपरी भू तत्व जो बना हुआ है 8 तत्वों से पृथ्वी का। अब ध्यान देंगे, ऑक्सी से याद रखेंगे ऑक्सीजन, सी से याद रखेंगे सिलिकन, ए से याद रखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और लो से याद रखेंगे फेरस यानी लोहा, कै से याद रखेंगे कैल्शियम, सो से याद रखेंगे सोडियम Na, पो से याद रखेंगे पोटेशियम यानी के और मै से याद रखेंगे मैग्नीशियम यानी Mg। अब ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे पृथ्वी के धरातल पर वह ध्यान रखेंगे 46.64%। सिलिकन की मात्रा कितना है 27.72%। एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है 8.5-13%, 8.5-13% और फेरस यानी लोहा की मात्रा वही 5% जो 8-5-13 बोले हैं। कैल्शियम प्रतिशत के रूप में पाया जाता है वो भी ध्यान रखेंगे 3.2%। सोडियम को याद रखेंगे 2.3%, कैल्शियम भी 2.3% और मैग्नीशियम जो होता है वो 2.1% और अन्य जो तत्व होते हैं उसमें भी याद रखेंगे 2.8%। बाकी अन्य तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। मेनली रूप से पृथ्वी का क्रस्ट जो है, पृथ्वी का भू भाग जो है वो 8 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा अधिक मूल तत्व कौन सा होता है ऑक्सीजन, दूसरा सबसे ज्यादा, चूंकि ऑक्सीजन तो ऑप्शन है नहीं तो दूसरा तत्व कौन सा सिलिकॉन आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पृथ्वी के धरातल में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? धातु के रूप में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है और दूसरा सबसे अधिक धातु कौन सा लोहा पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी प्रकार के तरंगों में हो सकती है। क्लियर? सभी प्रकार के तरंगों में व्यतिकरण की घटना हो सकती है। अब व्यतिकरण कहते किसको है थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंटरफेरेंस किसे कहा जाता है? जब कोई समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे, समान आयाम और समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे, समान आयाम की और समान आवृत्ति की कोई प्रकाश तरंगे, यहां पे ये दोनों जो है समान आयाम की और समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंगे। अगर यदि जो किसी एक ही वेग से और एक ही माध्यम में और एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और जिस बिंदु पर जाके वह प्रकाश की तरंगे मिलती है तो मिलने के पश्चात उसके तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। यहां पे आया मिला तो यहां पे तीव्रता में परिवर्तन आ गया,
इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। अब प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन आएगा वह या चाहे तो तीव्रता बढ़ जाएगा या तीव्रता घट जाएगा। तो इस आधार पर प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तीव्रता बढ़ गया तो इसे हम कहेंगे समपोषी कहेंगे, और अगर तीव्रता घट गया तो इसे कहेंगे विनाशी। क्लियर? विनाशी व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने कहा था कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण जो है एक दूसरे कण को बल के साथ खींचने का काम करता है और उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपातिक होता है। उनके केंद्र के बीच की दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और इन्होंने परिभाषित करने के लिए F बराबर G इंटू m1m2 बटा r स्क्वायर, इसे ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। क्लियर? आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया, तैरने का सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिओडनम किसका भाग होता है? डिओडनम जो होता है वो छोटी आंत, डिओडनम को हम हिंदी में कहेंगे ग्रहणी। डिओडनम को हम ग्रहणी के नाम से जाना जाता है या इसे ही पक्वाशय के नाम से भी जाना जाता है। पक्वाशय के नाम से भी डिओडनम को जाना जाता है। छोटी आंत का हिस्सा होता है। छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है, डिओडनम, जेजुनम और इलियम के रूप में बटा हुआ होता है। डिओडनम पहले ही बता दिए, इसे ग्रहणी या पक्वाशय कहा जाता है। जेजुनम जिसे मध्यांत्र कहा जाता है और इलियम जिसे शेषांत्र के नाम से भी जाना जाता है। डिओडनम जो होता है इसका आकार जो होता है अंग्रेजी के यू आकार के जैसा होता है। अंग्रेजी का अक्षर यू आकार के जैसा डिओडनम का आकार होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ भी चुका है। क्लियर? इसी डिओडनम में, इसी पक्वाशय में, इसी ग्रहणी में अमाशय के बाद भोजन आता है, जहां से पीत रस मिल जाता है इसमें और भोजन अम्लीय से क्षारीय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में नहीं होता है, तो अमीबा में कंकाल तंत्र जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने आकार के बदलने की क्षमता रखते हैं। ये आकार को बदल सकते हैं अमीबा, और ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। न केवल यह प्रोटोजोआ में पाई जाती है बल्कि यह कवक, शैवाल और जंतु में भी पाई जाती है। अमीबा को ध्यान देंगे, कोशिका भित्ति भी इसमें नहीं पाई जाती है। कंकाल के अलावा कोशिका भित्ति भी अमीबा में नहीं पाई जाती है। यह स्यूडोपोडिया के द्वारा जीवित शिकार को घेर लेते हैं एवं फैगोसाइटोसिस के द्वारा भोजन को निगलने का काम अमीबा करता है। अमीबा, ध्यान रखेंगे, मनुष्य के आंत में 6 प्रकार के अमीबा रह सकते हैं, जिसमें से एक के कारण रोग होता है जिसे पेचिस उत्पन्न किया जा सकता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा पेचिस उत्पन्न हो जाता है जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, FQDN का पूरा रूप क्या होता है? FQDN का पूरा रूप होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा समझेंगे, ये फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो होता है वह एक प्रकार का डोमेन नेम दिया जाता है जो www का एक अंग होता है। क्लियर? डोमेन नेम के आधार पर google.com, yahoo.co.in, hotmail.in या com डोमेन नेम जो होता है अधिकतम 64 कैरेक्टर के हो सकते हैं। अधिकतम डोमेन नेम, ये डोमेन नेम जो होते हैं अधिकतम 64 कैरेक्टर के हो सकते हैं। कैरेक्टर के अधिकतम हो सकते हैं। क्लियर है?
संगठन को इंगित करने वाला जो डोमेन नेम होता है उसे जेनेरिक डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि देश को इंगित अगर करता है तो उसे डोमेन नेम कंट्री डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में ... का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में ... का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। ये पैकेट स्विचिंग डेटा को कुछ छोटे आकार के पैकेटों में समूह के रूप में पैकेजिंग कर लेता है और फिर प्रत्येक पैकेट के अनुसार अलग अलग डेटा भेज देता है। एक सर्किट स्विचिंग है, ऑप्शन नंबर सी में सर्किट स्विचिंग। ये सर्किट स्विचिंग जो होता है इसका उपयोग साधारण टेलीफोन कॉल के लिए किया जाता है। टेलीफोन कॉल के लिए यूज किया जाता है सर्किट स्विचिंग का। सर्किट स्विचिंग जो होता है एक परिचित नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा और भी जानेंगे तो सर्किट स्विचिंग जो होता है वो डेटा ग्राम तथा डेटा स्ट्रीम, दो प्रकार से डेटा को ट्रांसमिशन के रूप में भेजने का काम करता है। एक होता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में सेंडर एवं रिसीवर के मध्य किसी विशेष मार्ग को स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है वह कहां किया गया था, किसके और किसके बीच में किया गया था टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत, तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता और आगरा के बीच में, ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से लेकर, बड़ा अच्छा है, 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था एज अ गवर्नर जनरल। ध्यान देंगे इन्होंने राज्य हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहला राज्य, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बगाट, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बछेड़ी, बूंदी, भरतपुर सभी राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिला लिया था अंग्रेजी राज्य में। क्लियर। अब ध्यान देंगे अवध को सबसे अंतिम वाला राज्य, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाने वाला सबसे अंतिम राज्य अवध था, सबसे पहला राज्य सतारा। अवध को 56 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए, 1856 ईस्वी में अवध को अंतिम राज्य जो मिलाया अंग्रेजी राज्य में 1856 ईस्वी में, और 1848 ईस्वी में पहला राज्य जो था वो सतारा था, पहला राज्य जो अंग्रेजी राज्य में मिलाने का काम किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1855 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए आईसीएस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की भी शुरुआत किया था। इसके अलावा भी ध्यान देंगे लॉर्ड डलहौजी जो था उन्होंने रेलगाड़ी की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भूभाग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर वन आवरण है, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग, अगर जमीन के आधार पर देखा जाए भूभाग के, बिहार के भूभाग के जमीन के आधार पर, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र वह वन आधारित है, यानी वन है, जो कि कुल बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 7.8% भाग या हिस्सा होता है। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसमें वृक्ष आवरण भी जोड़ दिया जाए तो वृक्ष आवरण जो है ये तो वन आवरण, जबकि वृक्ष आवरण अगर पूछा जाए, वृक्ष आवरण बिहार के कुल भूभाग का वृक्ष आवरण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है वो वृक्ष का आवरण पाया जाता है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह वृक्ष आवरण जो है वह 2.48% है। क्लियर, 2.48% है। 2 दूना 4 दूना 8, ये है वृक्ष आवरण पूरे बिहार के भूभाग का। क्लियर है।
अब अगर वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों मिला दिया जाए, यानी आपसे पूछा जाए वन वृक्ष आवरण कितना है, तो वन वृक्ष आवरण बिहार के कुल भूभाग का कितना है, तो 9722 वर्ग किलोमीटर लगभग है वन वृक्ष आवरण, जो कुल भूभाग का 10.32% है, 10.32% है। क्लियर? तो आपका सही आंसर बनता है 7.84%। अगर 10.32% तो ये वन वृक्ष आवरण हो गया और ये केवल वृक्ष आवरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था, तो बॉम्बे में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर? बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1877 ईस्वी में 2 साल के बाद में जाके आर्य समाज का मुख्यालय जो है बंबई से हटाकर लाहौर में बना दिया गया था। मुख्यालय 1877 ईस्वी में बनाया गया था आर्य समाज का लाहौर में। क्लियर? आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत थे। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक सिद्धांत को रखा गया था। आर्य समाज वेद का सबसे अधिक महत्व देने वाला समाज था। आर्य समाज मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कर्मकांडीय व्यवस्था का विरोध करता था। इसके अलावा डीएवी स्कूल जो है वो आर्य समाज के द्वारा ही शुरू किया गया स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के तहत स्थापित की गई एक प्रकार की अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी, यह अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या जो अगर बात किया जाए तो 321 अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें कुल 10 अनुसूची को शामिल किया गया था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है इसी के अंतर्गत किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता भी इसी के अंतर्गत दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भी इसी शासन प्रणाली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के तहत दिया गया था। संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के तहत, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के तहत दिया गया था। क्लियर? भारत परिषद का अंत भी इसी के अंतर्गत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। तो कई प्रकार के अधिनियमित किए गए थे इस अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के तहत। इसी कारण से भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी, जो 1919 ईस्वी था, यह भारत शासन अधिनियम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी विशेषता यह रही थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन इसी के अंतर्गत किया गया था। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्ग में बांट दिया गया है, एक आरक्षित में और एक हस्तांतरित में या आंतरिक में। क्लियर? इसके अलावा भारत सचिव को भी अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी या मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया था। 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के सुधार किए गए थे। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का उपबंध इसी के अंतर्गत किया गया था। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त भी इसी के अंतर्गत किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी के तहत किया गया था।
प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी के तहत किया गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी, इसके अंतर्गत कई प्रकार के भी प्रावधान किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी के तहत, जिसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति इसी के अंतर्गत की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। यह 180 डिग्री याम्योत्तर जो है वो अपने मार्ग में कुल 5 बार मुड़ा है, क्योंकि यह जहां जहां से जलीय भाग इसके मार्ग में आ जाता है वहां से यह मुड़ जाता है। इस प्रकार से यह पूरी तरीका से 5 बार मुड़ा हुआ है। 180 डिग्री जो याम्योत्तर है उसके पूरब जाने पर समय में वृद्धि हो जाती है और पश्चिम में आने पर 1 दिन की कमी हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी होता है? अरस्तु ने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्रणाली होता है। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक के नाम से भी जाना जाता है, ये यूनान के महान दार्शनिक थे। राजनीति शास्त्र का जनक के नाम से भी अरस्तु को जाना जाता है। प्लूटो की ओर अगर यदि जो ध्यान देंगे तो प्लूटो एक यूनान के महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, यहां रूसी लिखा हुआ, रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से जुड़ा हुआ होता है, जंजीरों से बंधा हुआ होता है। पैदा तो स्वतंत्र लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ होता है। यह रूसो का कथन था। ध्यान दीजिएगा कि एस पास, याद रखिएगा एस पास, जो एस है वो सुकरात दार्शनिक के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा, सुकरात जो है, सभी दार्शनिक को लिख लीजिए, सुकरात, सुकरात, पी से प्लूटो, ए से अरस्तु और एस से सिकंदर। अब ध्यान दीजिएगा, सुकरात, उसके बाद सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। तो आप एस पास याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय गीत की अगर यदि जो बात करते हैं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम जो है वह भारत का राष्ट्रीय गीत है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके अलावा भी ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गीत को, नेशनल सॉन्ग को मान्यता कब दिया गया? तो ध्यान देंगे, इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी रचना आनंद मठ में यह प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था या गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय दर्जा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को दिया गया। 1950 ईस्वी को राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया और इसके गाने का समय जो है वो 65 सेकंड में गाया जाता है। दूसरा आता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जो है वो भारत का जन गण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इसका संपादन तत्वबोधिनी सभा से प्रकाशित किया गया था।
27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, जिसे गाने का श्रेय सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की भगनी या भतीजी के रूप में जानी जाती है सरला देवी चौधरानी। फिर ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के इस कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी की अध्यक्षता जो है वो भीषण नारायण दास, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में जन गण मन को पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा भीषण नारायण दास की अध्यक्षता में 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर के दिन राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को दर्जा दिया गया राष्ट्रीय गान के रूप में। फिर तीसरा आता है राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक का सारनाथ का सिंह स्तंभ है। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। क्लियर। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय प्रतीक माना गया और राष्ट्रीय नारा जो है वो सत्यमेव जयते को माना गया है, जो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपका आंसर 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो संविधान में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है वो संविधान में निहित किया गया है, क्योंकि बाकी सारे पद जो है वो संविधान के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसलिए भारत में संविधान की सर्वोच्चता प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। इसको 35 बना लीजिए, 1 को 1935 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। क्लियर। 1 अप्रैल के दिन। हालांकि 1934 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय तथा स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर आरबीआई के जो थे, भारतीय में प्रथम भारतीय या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे सर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। क्लियर। सीडी देशमुख थे। आरबीआई का लेखा वर्ष की अगर बात किया जाए, लेखा वर्ष की अगर बात किया जाए तो 1 जुलाई से 30 जून के बीच लेखा वर्ष आरबीआई का मनाया जाता है। आरबीआई जो है वो प्रारंभ किया गया था 5 करोड़ रुपए के साथ। आरबीआई का मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसका काम होता है मौद्रिक नीति की घोषणा करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो था 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता लागू हुआ था। 1916 ईस्वी, कुछ नहीं तो इसको बना लीजिए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। यह लखनऊ समझौता जो है वो गर्म दल और नरम दल को एक रूप से मिलाने का काम किया था। जो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 दलों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। वही लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था लखनऊ में, जहां गर्म दल और नरम दल जो है आपस में आकर मिल गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछता है 1907 ईस्वी में जो दो दलों में कांग्रेस बट गया था, गर्म दल और नरम दल के रूप में, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग होता है? तो ये यूनेस्को का एक अंग होता है। यूनेस्को का पूरा रूप ध्यान दीजिएगा, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग की स्थापना जो है यूनेस्को के द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था, एक अंग के रूप में। एक अंग के रूप में IIEP इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में यूनेस्को के एक अंग के रूप में किया गया था। क्लियर। इस संगठन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं फिलिप एच कुम्स, जनक फिलिप एच कुब्स, को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? यह गोवा राज्य में स्थित है। नंदा झील रामसर साइट गोवा में स्थित एक साइट के रूप में जाना जाता है, जो करचोरम में स्थित है। गोवा के करचोरम नामक स्थान पर नंदा झील मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, रामसर स्थल क्या है? तो 1971 ईस्वी में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, मेमोरेबल चीज याद रखेंगे केवल ध्यान रखने के लिए, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को एक सम्मेलन होता है, एक बैठक होता है ईरान के रामसर नामक स्थान पर या रामसर शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, जो विश्व के आर्द्र भूमि स्थानों को दर्जा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे लागू कर दिया गया। इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया, ध्यान दीजिएगा, 1975 ईस्वी में, और इस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर जो किया था वो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किया था। विश्व में रामसर स्थल की सूची, विश्व में संख्या जो है रामसर स्थल का, वो ध्यान रखेंगे 2400 प्लस है, जबकि भारत में ध्यान रखेंगे तो 75 रामसर स्थल वर्तमान समय में मौजूद है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नंदा झील रामसर साइट जो है वो करचोरम गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? वो है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो होता है वो भारतीय न्यास अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के क्रियात्मक समूह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा है कीटोन समूह। कीटोन जो है वो इस रूप में COO के रूप में जाना जाता है, जबकि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो है वो ध्यान देंगे तो CHO है। CHO है और एल्कोहल का OH क्रियात्मक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बहती हवा के साथ गतिज ऊर्जा है, लुढ़कता पत्थर गतिज ऊर्जा है, उठा हुआ हथौड़ा। अब उठा हुआ हथौड़ा है, कोई हथौड़ा जो है वह उठा हुआ है तो आप इसे कहेंगे ये उठाया हुआ है। कोई हाथ में इसे उठाया हुआ है तो उठा हुआ है, इसका मतलब है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होके इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है।
स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, सॉरी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, और इस गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा जिसमें गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यह होता है हाफ mv²। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई हुई होती है। तो मॉनिटर में जो अक्षर और लाइन समाई हुई होती है, ध्यान दीजिएगा, यह 80 अक्षर और 24 लाइन होता है। 80 अक्षर और 24 लाइन होता है जो मॉनिटर में समाया हुआ होता है। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस मॉनिटर के अंतर्गत 80 अक्षर और 24 लाइन समाई हुई होती है। कंप्यूटर की मॉनिटर की विशेषता क्या होती है या होनी चाहिए क्या, तो इसमें रेजोल्यूशन होना चाहिए, रिफ्रेश रेट होना चाहिए, डॉट पिच होना चाहिए, या नन इंटरलेसेड होना चाहिए, और बिट मैपिंग होना चाहिए। इतने सारे चीजें एक मॉनिटर के लिए होनी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, वो होते हैं बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन के साथ बेंजीन जो है वो मिलकर बना हुआ होता है। बेंजीन जो है वो एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला पदार्थ होता है। बेंजीन की संरचना जो है वो इस रूप में लिखी जाती है। यह बेंजीन होता है जिसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होता है। बेंजीन की संरचना को बलयिक संरचना कहा जाता है, यानी बलय के रूप में यह जाना जाता है, जिसकी संरचना की खोज कैक्यूल नामक विद्वान के, या इसका निर्माण जो है, निर्माण कैक्यूल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। कैक्यूल नामक विद्वान के द्वारा इसकी संरचना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं प्रदान किया गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो नहीं प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किसको किसको किया गया है, तो एलन एस्पेक्ट को प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांस के हैं, एलन एक्सपेक्ट को प्रदान किया गया। जॉन एफ क्लॉसर को पराजित किया, जॉन एफ क्लॉसर यूएसए के हैं, इनको प्रदान किया गया, और एंटोन जिलिंगर को प्रदान किया गया है जो ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को प्रदान किया गया, जबकि स्वांते पावो को प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता, या कहेंगे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। और भी ध्यान देंगे, इस अधिवेशन के सचिव के रूप में, या प्रथम सचिव जो थे, सचिव इस अधिवेशन के जो प्रथम सचिव हुए चीमन लाल थे। चीमन लाल इसके पहले सचिव थे, या इस अधिवेशन के सचिव चीमन लाल थे। क्लियर। लीडर के रूप में एस.ए. डांगे को और एन.ए. जोशी को लीडर के रूप में जाना जाता है। इसी एआई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडर के रूप में यानी नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की चट्टान होती है, एक आग्नेयी चट्टान, दूसरा अपसादी चट्टान, और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपरपट्टी के पदार्थ या सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है। चट्टान या सील कहा जाता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां देखने को मिलता है, तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर पर मिलता है। अंग्रेजी भी याद रखेंगे, एपी सेंटर पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है।
भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह जिस बिंदु पर वह भूकंप प्रारंभ होता है उसे ही अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। जहां पर भूकंप सबसे पहली बार दिखाई देता, नीचे से भूकंप उठा और जहां धरातल के जिस भाग पर यह भूकंप जो है उत्पन्न हुआ उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्लियर। लेकिन भूकंप के उद्भव स्थान जो यहां जो है, जहां से उद्भव हुआ है, उसे ही केंद्र कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है और इसे अधिकेंद्र या इसे ही एपी सेंटर कहा जाता है। क्लियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटर और एपी सेंटर पूछता है। जहां भूकंप का वह हिस्सा जहां पृथ्वी धरातल के निचले हिस्से में जहां से भूकंप की उत्पत्ति शुरू होती है उसे केंद्र कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है भूकंप का। जबकि धरातल के मेन बिंदु पर, ऊपरी धरातल पर जहां सबसे पहली बार भूकंप पहुंचता है क्रस्ट पर, पृथ्वी के क्रस्ट पर, उसे ही अधिकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप के केंद्र के निकट 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। पी वेव जिसे प्राइमरी वेव कहा जाता है, एस वेव जिसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है और एल वेव जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। ये तीनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। एल वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो केवल धरातल के पास ही उत्पन्न होता है या पास ही चलता है। भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। इसे रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता की माप किया जाता है। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और रिएक्टर पैमाने पर इसे प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। भूकंप का अध्ययन करना है तो सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां एससीओ शिखर सम्मेलन इनमें से किस देश में आयोजित किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। एससीओ 20वां एससीओ पहले है क्या, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को किया गया था। 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना कहां किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान में किया गया था। उज्बेकिस्तान में इसकी स्थापना किया गया था। एससीओ का पूरा रूप होता है संघाई सहयोग संगठन। क्लियर। भारत जो है इस एससीओ का सदस्य बना, भारत 2017 में इसका सदस्य बना। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में देखा जाए तो उज्बेकिस्तान के साथ साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, तान के रूप में कएगो 5 गो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद चीन, रूस, भारत और ईरान इसके सदस्य देशों में से शामिल है। क्लियर। जो कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो होना है, वो भारत में होना है। जबकि इसी का 22वां जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। 22वां सम्मेलन जो है वो उसमें उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपको सत्य कथन है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सत्य कथन इनमें से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है। विधानसभा को तो भंग करवे करता है राज्यपाल। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये बात गलत है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ही नियुक्त करते विधान परिषद के सभापति को, ये बात सत्य आपका नहीं है। ये कथन जो है वो आपका सत्य नहीं है। अच्छा, ये राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? राज्यपाल काहे विधानसभा को भंग करेगा भाई? विधानसभा के अध्यक्ष इसको भंग करने का काम करते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि कोई भी मुकदमा राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए नहीं किया जा सकता है, तो ये न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और चौथा है केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 जो है वो सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजन पद समूहों की स्थापना हुई थी।
तो कब हुई थी महाजन पदों की स्थापना? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पदों की स्थापना उत्तर भारत में की गई थी। 16 प्रकार के महाजन पदों की चर्चा मिलती है। महाजन पद जो है वो 16 प्रकार के महाजन पद मिलते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय में इसकी चर्चा किया गया है। अंग्युत्तर निकाय में इसकी चर्चा किया गया है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र के 16 महाजन पद थे, जिसमें से अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा था? देव नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? अशोक। सम्राट अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहलवाया था। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला हुआ था कहां से कहां तक? तो दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। ध्यान देंगे, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर की जीत हो गई थी। इसी के साथ दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? न्यासधारिता के सिद्धांत पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित होती है। न्यासधारिता का अभिप्राय होता है यह कि अमीर व्यक्ति अपने आय का एक भाग गरीब के कल्याण पर खर्च करेगा या उसे दान देगा, यही न्यासधारिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना जो है का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित योजना है? क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? सही, इसका आंसर जो होगा वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित योजना है। आंध्र प्रदेश से संबंधित और भी योजना है, वो है YSR यंत्र सेवा योजना। इसी के साथ एक और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का YSR यंत्र सेवा योजना। यंत्र सेवा योजना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही संबंधित योजना है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना क्या है? तो ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराया जाना है। और YSR यंत्र ये सेवा योजना जो है वो किसान को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी को उपलब्ध कराने का है। दोनों ही योजना आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक से संबंधित योजना को, कुछ योजना को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जन संपदन योजना, स्पंदन योजना है और जन सेवक योजना, जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना। जन सेवक योजना ये दोनों ही योजना कर्नाटक राज्य का है। लद्दाख से संबंधित योजना जो है कुनस्योम योजना है। कुनस्योम योजना जो है वो लद्दाख से संबंधित योजना है। और पंजाब राज्य से संबंधित योजना जो है वो लोक मिलनी योजना और मेरा घर मेरे नाम योजना। लोक मिलनी योजना और ध्यान देंगे मेरा घर मेरे नाम योजना। मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरे नाम योजना। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब राज्य से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। पहली बात तो ये ध्यान देंगे, 2026 में इसका संस्करण जो होगा वो 23वां संस्करण होगा और यह ऑस्ट्रेलिया में
खेला जाएगा? विक्टोरिया में, विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया है या जीत लिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नाम कर लिया है, वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मई 2007 में की गई थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या बंदीकरण। मिथ्या बंदीकरण का अर्थ क्या होता है? तो मिथ्या बंदीकरण का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को बिना किसी विधिक औचित्य के अवरोधक किया जाता है, उसे मिथ्या बंदीकरण योजना, मिथ्या बंदीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज फ्रेंड्स समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई कमी रहता है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सुधार करने का पूरा कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।